21 अप्रैल 2025 की एक शांत सुबह, लेकिन उस सुबह की खामोशी कुछ ही पलों में चीखों में बदल गई। बिजनौर की एक सड़क पर एक बेटी अपने पिता के साथ बाजार जा रही थी। अभी घर से कुछ ही कदम निकले थे कि अचानक एक लड़का बाइक से आता है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, वो अपनी जेब से तमंचा निकालता है और लड़की के सिर पर सटाकर एक खौफनाक गोली चला देता है। एक सेकंड, एक गोली और एक जिंदगी खत्म। वजह सिर्फ इतनी कि उस लड़की ने ना कहा था। यूपी के बिजनौर जिले की ये वारदात न सिर्फ दिल दहला देने वाली है, बल्कि समाज के उस कड़वे सच को सामने लाती है जहां इनकार की सजा मौत होती है। तो आखिर कौन था वो लड़का, क्या था उसका मकसद और क्यों उसने इस कदर हैवानियत दिखाई? चलिए जानते हैं उस मासूम बेटी की कहानी जिसने सिर्फ जीने की आज़ादी चाही थी, और उस सिस्टम की हकीकत जो ना सुनने से इतना डर गया कि गोली चला दिया। पूरी घटना की गहराई, सच्चाई और इसके पीछे छुपे सवालों को विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। 27 फरवरी 2025 की सुबह बिजनौर के एक साधारण से घर में सूरज की पहली किरणें खिड़की से झांक ही रही थीं कि अचानक वेद प्रकाश शर्मा का मोबाइल फोन बज उठा। वह चाय की चुस्की ले ही रहे थे जब अनजाने नंबर से आती इस कॉल ने उनके दिन की शुरुआत ही अनचाही बेचैनी से कर दिया। उन्होंने जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से आई आवाज ने उनकी रूह तक को कपा दिया। जानी पहचानी मगर बरसों पुरानी, जैसे कोई भूतिया साया अतीत के अंधेरे से निकलकर फिर से उनकी दुनिया में दस्तक दे रहा हो। देखो, तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वेद प्रकाश शर्मा का चेहरा फक पड़ गया, मगर उन्होंने खुद को संभालते हुए सख्त आवाज में जवाब दिया, देखो, तुम अब मुझे और मेरी बेटी को परेशान करना बंद कर दो। उसकी शादी तय हो चुकी है और बहुत जल्द उसका विवाह होने वाला है। अगर तुमने हमें और परेशान किया तो मैं पुलिस में शिकायत करूंगा और तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ जो था वह ना डरा ना झुका। उसके होठों से निकली हंसी किसी शिकारी की तरह थी, धीमी, ठंडी मगर जानलेवा। फिर उसने वह कहा जिससे वेद प्रकाश की रगों में खून जम गया, देखो, तुम मुझे जेल में भिजवाओ या कुछ भी करो जो तुमसे बनता है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जेल से निकलने के बाद तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। गांव की पंचायत तक जैसे ही धमकी भरी कॉल और वेद प्रकाश शर्मा की शिकायत पहुंचती है, गांव के बुजुर्ग, मुखिया और समझदार लोग तुरंत हरकत में आते हैं। दोनों परिवारों को बुलाया जाता है। पंचायत चौपाल में लगती है, जहां हवा में अब भी तनाव की गंध घुली थी। गहन बातचीत होती है, आरोप प्रत्यारोप, आंखों में चुपचाप उठते सवाल। आखिरकार समझौते की बात होती है। लड़के के परिवार की तरफ से हाथ जोड़कर माफी मांगी जाती है और वेद प्रकाश शर्मा को भरोसा दिलाया जाता है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। गांव के बड़े बुजुर्गों की मौजूदगी में तय होता है कि अब कोई रंजिश नहीं रखी जाएगी। मामला वहीं रफा दफा कर दिया जाता है। कुछ दिन बीतते हैं। जिंदगी फिर से अपनी रफ्तार पकड़ने लगती है। घर में हल्की फुल्की चहल पहल, शादी की तैयारियों की गूंज और एक उम्मीद की मुस्कान जो फिर लौटने लगी थी। एक दोपहर, धूप कुछ तेज थी लेकिन मन में हल्कापन था। वेद प्रकाश शर्मा अपनी बड़ी बेटी और छोटी बेटी के साथ बाजार की ओर निकलते हैं। कुछ जरूरी सामान लेना था, लहंगे की फिटिंग देखनी थी, मिठाई के ऑर्डर का रसीद लेनी थी और कुछ कार्ड बांटने भी थे। किसे पता था कि यही दोपहर जिंदगी का सबसे भयावह मोड़ बन जाएगी। बाजार के बीचों बीच, जहां रंग बिरंगे झंडे लटक रहे थे और दुकानों में ग्राहकों की चहल पहल थी, अचानक पीछे से एक बाइक आकर रुकती है। बाइक पर वही चेहरा, वही लड़का, वही मौत की परछाई। उसने झटके से बाइक रोकी, पल भर में उतरा, उसके आंखों में नफरत की आग थी। भीड़ कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसने जेब से पिस्तौल निकाली और वेद प्रकाश शर्मा की बड़ी बेटी की ओर तान दिया। वक्त जैसे ठहर गया। रुको! वेद प्रकाश चीखे, बट बहुत देर हो चुकी थी। गोलियों की आवाज से बाजार गूंज उठा। चीखें उठीं, लोग इधर उधर भागने लगे। वेद प्रकाश की बेटी सड़क पर गिर पड़ी थी। उसका लहूलुहान शरीर निष्प्राण सा जमीन से चिपक गया। उसकी आंखें अधखुली थीं, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हों। वह लड़का बंदूक लहराता हुआ बाइक पर चढ़ा और तेजी से भाग निकला।
जैसे उसे किसी कानून, किसी इंसान, किसी भगवान से कोई डर नहीं हो। चारों ओर अफरा तफरी, दहशत और एक चुभता हुआ सन्नाटा बच गया। गोलियों की आवाज बाजार की रगों में गूंज गई। एक पल में रौनक से भरे रास्ते में अफरा तफरी मच गई। दुकानदार अपनी दुकानें छोड़ दौड़ पड़े। राह चलते लोग स्तब्ध रह गए, कुछ चीखने लगे, कुछ हादसे की ओर भागे। जिसने भी वह खौफनाक मंजर देखा, उसकी आंखों में दहशत और दिल में एक अनकहा डर ठहर गया। जैसे ही यह खबर गांव पहुंची, वह शांत और सादा गांव मानो एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। हर गली से लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। कोई पुलिस को कॉल कर रहा था, कोई एम्बुलेंस को पुकार रहा था, कुछ लोग कांपते हाथों से लड़की की नब्ज टटोल रहे थे, पर यह सब अब व्यर्थ था। जब तक भीड़ वहां पहुंची, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। वेद प्रकाश शर्मा की बेटी अब इस दुनिया में नहीं थी। वह सड़क के बीचों बीच पड़ी थी, खून से लथपथ, चुपचाप, उसकी खुली हुई आंखें किसी अधूरे सपने में अटकी हुई लग रही थीं। ऐसा सपना जो कभी पूरा नहीं होगा। पूरा गांव उस एक पल में जैसे सुन्न पड़ गया। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिलों में सवाल कहीं ज्यादा थे। क्यों? क्यों एक ही गांव के लड़के ने उसी गांव की एक बेटी को मौत के घाट उतार दिया? क्यों? पंचायत के वादों, सुलह के भरोसे और सामूहिक सम्मान की इतनी बेरहमी से धज्जियां उड़ा दी गईं। ये सवाल केवल तमाशबीनों के नहीं थे, ये हर माँ बाप, हर बहन, हर भाई के भीतर उठ रहे थे। वेद प्रकाश शर्मा की आंखें सूख चुकी थीं, अब उनमें आंसुओं से ज्यादा सवाल थे। और उनकी छोटी बेटी, उसकी मासूम आंखों में एक ऐसा तूफान था जो बाहर से शांत, लेकिन अंदर से जड़े तक हिला देने वाला था। डर, दुख और सवालों से भरा हुआ। आज हम इन सवालों का जवाब इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। दरअसल आज जो आप यह सच्ची घटना सुनने जा रहे हैं, वह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की है। एक ऐसी घटना जिसने एक सामान्य, खुशहाल परिवार की जिंदगी को एक झटके में तहस नहस कर दिया। बिजनौर जिला मुख्यालय से लगभग 27 किलोमीटर दूर स्थित है एक थाना, कोतवाली देहा। इसी थाना क्षेत्र में आता है एक शांत, सीधा सादा गांव, कोरौंधा चौधर। यह गांव, जो कभी अपने सादगी भरे जीवन और आपसी मेल जोल के लिए जाना जाता था, अब एक ऐसी कहानी का केंद्र बन चुका है जिसे सुनकर रूह कांप जाए। यहीं के निवासी हैं वेद प्रकाश शर्मा, एक प्रतिष्ठित वकील जो नगीना कोर्ट में वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनके परिवार में पत्नी, दो बेटियां और एक बेटा, एक परिपूर्ण, सजीव और आत्मीय चित्र था। यह परिवार बड़ी बेटी भावना शर्मा उर्फ नीशू, छोटी बेटी आकांक्षा शर्मा और बेटा दीपराज शर्मा। रहन सहन, पढ़ाई लिखाई, संस्कार, सब कुछ अनुशासित और सलीके से चलता था। परिवार खुश था और भविष्य को लेकर आश्वस्त भी था। भावना अब शादी की उम्र में थी। पढ़ाई में होशियार, संस्कारी और आत्मनिर्भर सोच रखने वाली भावना भी एड कर रही थी। उसकी पढ़ाई अब अंतिम पड़ाव पर थी और साथ ही परिवार ने उसके विवाह की तैयारियां भी शुरू कर दी थीं। रिश्तेदारों की सलाह, आस पड़ोस की खोजबीन और कुछ समय की तलाश के बाद एक अच्छा रिश्ता मिल गया। परिवार ने राहत की सांस लिया। 26 अप्रैल 2025 को तिलक तय हुआ और 1 मई को बारात आने वाली थी। घर में हर कोना खुशियों से भर गया था। छतों पर रंगीन झालरें टंगी थीं, आंगन में हंसी ठिठोली की गूंज थी। रसोई से पकवानों की खुशबू आ रही थी और आंखों में सपनों की चमक थी। रिश्तेदार आ चुके थे, बच्चे गली में घूमते हुए शादी के गीत गा रहे थे। टेंट वाले को ऑर्डर दिया जा चुका था, हलवाई चूल्हा जला चुका था और हर कोई किसी न किसी तैयारी में व्यस्त था। शादी के कार्ड बांटे जा चुके थे और जिन हाथों में मेहंदी लगने वाली थी, उन्हीं हाथों की किस्मत उस समय अपना सबसे बड़ा मोड़ लिख रही थी, पर किसी को खबर नहीं थी। इसी बीच भावना शर्मा को शादी के लिए अपना लहंगा खरीदना था। 20 अप्रैल 2025 की सुबह थी। भावना ने अपने पापा से कहा, पापा आज लहंगा लेने चलना है। वेद प्रकाश शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, चलते हैं। भावना, उसकी छोटी बहन आकांक्षा और उसके पापा तीनों तैयार हो जाते हैं। सुबह करीब 9:20 या 9:30 का समय था। तीनों लोग बाइक पर घर से निकलते हैं। वेद प्रकाश शर्मा बाइक चला रहे थे। उनके ठीक पीछे बैठी थी आकांक्षा शर्मा और सबसे पीछे बैठी थी भावना, वही बेटी जिसकी जिंदगी में खुशियों का सबसे बड़ा दिन आने वाला था। गर्मियों की सुबह थी, लेकिन हवा में एक अलग ही ताजगी थी, जैसे कोई नया अध्याय शुरू होने वाला हो। रास्ते में फूलों की दुकानें सज चुकी थीं और जगह जगह शादी के गीतों की धुन सुनाई दे रही थी।
भावना की आंखों में लहंगे के रंग और डिजाइन की कल्पनाएं तैर रही थीं और आकांक्षा पूरे रास्ते चहक रही थी। घर से निकलने के बाद ये लोग मुश्किल से 1 किलोमीटर ही पहुंचे होंगे कि सामने सड़क पर कुछ बजड़ी गिरी हुई थी, जिससे बाइक की रफ्तार धीमी हो जाती है और फिर एक पल में सब कुछ बदल जाता है। उसी गांव का रहने वाला शिवांग त्यागी अचानक तेज रफ्तार से बाइक लेकर आता है। जैसे ही वेद प्रकाश शर्मा की बाइक स्लो होती है, वो अपनी बाइक पास में सटा देता है। अगले ही पल वो एक हाथ से वेद प्रकाश शर्मा की बाइक को थामता है और दूसरे हाथ से अपनी जेब से एक चमचमाती बंदूक निकालता है। शिवांग त्यागी ने जेब से बंदूक निकाली और बिना कोई वक्त गवाए सीधे भावना शर्मा के सिर पर सटा दिया। भावना कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक धमाका हुआ, गोली चली। वह गोली उसके सिर को चीरती हुई आर पार निकल गई। एक झटके में सब कुछ थम गया। आकांक्षा शर्मा, जो बाइक के पीछे बैठी थी, झटके से सड़क पर गिर पड़ी। उसका सिर फट गया था और खून की धार सड़क पर फैलती जा रही थी। आसपास खड़े कुछ राहगीरों की चीखें फिजा में गूंज उठीं, लेकिन भावना तो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, जैसे आसमान में किसी अधूरे ख्वाब को ताक रही हों। जिस बेटी के हाथों में अभी लहंगे की चूड़ियां सजने वाली थीं, अब वही बेटी अपने खून से लथपथ सड़क पर पड़ी थी। वेद प्रकाश शर्मा ने जैसे ही यह मंजर देखा, उनका शरीर कांप उठा। लेकिन बाप का दिल टूटा नहीं। उन्होंने हिम्मत बटोरी। उन्होंने तुरंत बाइक रोकी, अपनी बेटी की ओर देखा, फिर उस दरिंदे की ओर दौड़े। शिवांग त्यागी को पकड़ने की कोशिश की, कुछ दूर तक पीछा भी किया, लेकिन वो मौका देखकर भाग निकला, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। धीरे धीरे गांव के लोग मौके पर जमा होने लगे। वहां चीख पुकार मच गई। किसी की आंखें रो रही थीं, किसी की मुट्ठियां गुस्से से भिन चुकी थीं। वेद प्रकाश शर्मा, जिनकी गोद में बेटी की सांसें थम चुकी थीं, उसे उठाकर भागे, शायद कोई चमत्कार हो जाए। अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने नजर डाली, फिर धीमे से सिर हिला दिया। कहा, ये लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही। उधर जिसने यह खौफनाक वारदात की थी, वही शिवांग त्यागी, वह कुछ ही देर बाद नगीना थाने पहुंचा और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने बेहद ठंडे लहजे में कहा, मैंने अपनी प्रेमिका को गोली मारी है। वह मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, किसी और से शादी कर रही थी। अगर वह मेरी नहीं हो सकती, तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। जैसे ही शिवांग त्यागी ने थाने में सरेंडर करके यह बताया कि उसने अपनी प्रेमिका को गोली मार दी है, पुलिस भी एकदम सन्न रह गई। थाने का कमरा जैसे पल भर के लिए ठहर गया हो। यह कोई आम वारदात नहीं थी, ये उस बेटी की हत्या थी जो चंद दिनों में दुल्हन बनने वाली थी। दिन दहाड़े खुलेआम अपने ही गांव में, अपने ही पिता और बहन के सामने, यह हत्या न केवल एक लड़की की थी, बल्कि भरोसे, रिश्तों और इंसानियत की भी थी। पुलिस ने तुरंत सख्ती से पूछताछ शुरू किया। किसे मारा, कब मारा, कहाँ मारा, क्यों मारा, कैसे मारा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शिवांग का चेहरा बिल्कुल भावशून्य था। उसकी आंखों में ना पछतावा, ना डर। उसके लहजे में कोई घबराहट नहीं थी, मानो वह कोई भारी बोझ उतार चुका हो। हर सवाल का जवाब उसने ऐसे दिया जैसे वह पहले से तैयार हो, जैसे हर शब्द उसने मन ही मन कई बार दोहराया हो। जब पुलिस को पूरे घटनाक्रम की पुष्टि हो गई, तो तत्काल एक टीम बनाई गई और भावना शर्मा के गांव की ओर रवाना कर दी गई। गांव पहुंचते ही जो नजारा था, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जहां घर में शादी की तैयारियों की रौनक होनी थी, वहां अब मातम पसरा हुआ था। दरवाजे पर बंधे रंगीन झालरें अब बेस्वाद लग रही थीं और दीवारों पर चिपके पोस्टर और आमंत्रण कार्ड आंसुओं से भीगे हुए थे। वहां अब ढोलक नहीं, बस चीखें थीं। भावना की मां की रुलाई थम नहीं रही थी। बहन आकांक्षा अभी भी सदमे में थी। रिश्तेदार एक कोने में खड़े थे, आंखों में आंसू और दिलों में गुस्सा लिए। पुलिस ने माहौल को संभालते हुए पूछताछ शुरू किया। सवाल वही थे, लेकिन जवाब चौंकाने वाले। पता चला कि भावना शर्मा और शिवांग त्यागी का घर एक ही गांव कोरौंधा चौधर में है। दोनों के घरों के बीच की दूरी महज 300 मीटर थी। यानी जब भावना घर से निकली थी, शिवांग शायद तब से ही उसकी हर हलचल पर नजर रखे हुए था। उसकी चाल, उसकी हंसी, उसकी तैयारी, शायद हर चीज उस दिन उसके जहर में बदल चुकी थी। इतना ही नहीं, गांव वालों ने बताया कि भावना और शिवांग दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। दोनों ने एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में पढ़ाई 10वीं तक की थी। भावना शर्मा और शिवांग त्यागी की जान पहचान बचपन से थी। दोनों एक ही स्कूल, एक ही क्लास में पढ़ते थे और गांव छोटा था,
तो एक दूसरे के घरों के बीच बस कुछ ही कदमों की दूरी थी। इसी करीबी ने शिवांग के मन में भावना के लिए एक तरफा लगाव पैदा कर दिया। वक्त के साथ ये लगाव धीरे धीरे जुनून में बदलने लगा। वह भावना को पसंद करने लगा और इस बात का इजहार भी कई बार कर चुका था, लेकिन भावना हर बार साफ शब्दों में उसे मना कर देती थी। भावना के लिए वह एक पुराना क्लासमेट था, बस इतना ही था। 10वीं के बाद भावना शर्मा ने स्कूल बदल लिया। उसने एक अलग स्कूल में दाखिला ले लिया। उधर शिवांग भी किसी और स्कूल में चला गया, लेकिन भावना को भूलना उसके लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो भूलना ही नहीं चाहता था। जब भावना ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की, तब भी शिवांग उसकी गतिविधियों पर नजर रखने लगा। कॉलेज आते जाते उसका पीछा करना, राह में रोकने की कोशिश करना और कभी कभी डराने धमकाने जैसी हरकतें करना, ये सब उसकी आदत बन चुका था। भावना शर्मा पढ़ाई में होशियार थी, अपने करियर को लेकर गंभीर थी, लेकिन शिवांग के इस पागलपन ने उसकी जिंदगी में जहर घोलना शुरू कर दिया था। वेद प्रकाश शर्मा का पूरा परिवार इस हरकतों से परेशान हो गया था। कई बार समझाने की कोशिश की गई, लेकिन नतीजा शून्य रहा। आखिरकार परिवार ने एक सख्त फैसला लिया। भावना की सुरक्षा और मानसिक शांति के लिए उसे रेगुलर कॉलेज से हटाकर डिस्टेंस लर्निंग में दाखिला करवा दिया। अब वह घर से पढ़ाई कर रही थी और बीएड कर रही थी, लेकिन शिवांग का पीछा करना नहीं रुका। वो भावना को परेशान करता रहा, उसकी जासूसी करता रहा। कभी परिवार को धमकाता, कभी भावना शर्मा को रास्ते में रोकने की कोशिश करता। पूरा परिवार अब डर और तनाव में जी रहा था। वेद प्रकाश शर्मा ने कई बार समाज के लोगों से भी बात की, सब कुछ समझाया, लेकिन शिवांग के मन में जो जहर था, वह अब अंदर ही अंदर किसी विस्फोट का इंतजार कर रहा था। पुलिस की गहन पूछताछ के दौरान जब परत दर परत सच्चाई सामने आने लगी, तो हर अफसर हैरान रह गया। यह कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं था। यह एक पूरी तरह से प्लान की गई साजिशन हत्या थी। बेहद शातिर अंदाज में, बेहद सोच समझकर किया गया अपराध था। शिवांग त्यागी ने इस घटना को अंजाम देने के लिए कई हफ्तों पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। भावना शर्मा के घर के सामने एक खाली जगह पड़ी हुई थी। उसी जगह को उसने अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट बना लिया। वहां उसने अपने दोस्तों की मदद से एक वॉलीबॉल नेट लगवाया, ताकि कोई शक भी ना कर सके। अब हर दिन वहां वॉलीबॉल खेला जाता था, मगर असल मकसद खेल नहीं, जासूसी था। उसने अपने दोस्तों को यह जिम्मेदारी दी थी कि भावना के घर में क्या चल रहा है, किसकी आवाजाही हो रही है, शादी की क्या तैयारियां हो रही हैं। इन सब की पल पल की जानकारी उसे दी जाए। घर में कौन मेहमान आया, भावना कब बाहर निकली, कब बाजार जा रही है, कौन कौन उसके साथ है। हर छोटी से छोटी खबर अब शिवांग तक पहुंच रही थी। वह एक एक पल नोट कर रहा था। अपनी बाइक तैयार रखी थी, हथियार अपने पास रखा था और बस मौके का इंतजार कर रहा था। 20 अप्रैल 2025 की सुबह वही दिन था जब भावना शर्मा अपनी छोटी बहन आकांक्षा शर्मा और अपने पिताजी वेद प्रकाश शर्मा के साथ बाजार जाने के लिए तैयार हो रही थी। जैसे ही वे तीनों घर से निकले, वॉलीबॉल खेल रहे दोस्त सतर्क हो गए। उन्होंने तुरंत शिवांग को इशारा कर दिया, टारगेट मूव कर चुका है। बस इसके बाद शिवांग ने बाइक उठाई और जो हुआ वह किसी बर्बर फिल्म से कम नहीं था। वह तुरंत शिवांग त्यागी को इस पूरी घटना की जानकारी दे देते हैं। शिवांग त्यागी इस हादसे से पहले ही पूरी तरह से तैयार था। गांव वाले बताते हैं कि कुछ दिनों से उसके हाथ में एक कट्टा था और उसकी आंखों में कुछ बड़ा करने की आग जल रही थी। जब भी कोई उससे पूछता तो वह रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते हुए कहता, जब वक्त आएगा सब कुछ साफ हो जाएगा। गांव के लोग बताते हैं कि वह अक्सर नहर के किनारे जाता था, जहां अकेले बैठकर बार बार उसी कट्टे से निशाना साधता था। कभी बोतल, कभी डिब्बा, हर चीज उसके गुस्से का शिकार बनती थी। ऐसा लगता था जैसे वह किसी अनजाने पल की तैयारी कर रहा हो, किसी बड़े कदम का इंतजार कर रहा हो। इसी योजना के तहत जब उसके दोस्तों ने बताया कि भावना शर्मा अपने पिता के साथ बाजार जा रही है, तो वह बिना किसी देरी के उसी रास्ते पर पहुंच गया और भावना पर गोली चला दी। जैसे जैसे यह दिल दहला देने वाली सच्चाई उजागर होती है, पुलिस भी हरकत में आ जाती है और उसी वक्त शिवांग त्यागी के घर पर पहुंच जाती है। पुलिस जब तहकीकात शुरू करती है तो उन्हें पता चलता है कि शिवांग त्यागी सुशील त्यागी का बेटा है। सुशील त्यागी पेशे से किसान हैं, जिनके पास गांव में करीब 5 से 8 बीघा जमीन है। जैसे जैसे पुलिस शिवांग के बारे में जानकारी जुटाती है, एक खौफनाक सच सामने आता है। पता चलता है कि वह 12वीं तक पढ़ा है और अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है।
इकलौता बेटा होने के कारण उस पर किसी की कोई रोक टोक नहीं थी, और शायद यही वजह थी कि उसका स्वभाव दिन ब दिन बिगड़ता गया। लोग बताते हैं कि वह सिर्फ थोड़ा नहीं बल्कि बेहद बदमाश था। गांव में आए दिन किसी ना किसी से झगड़ा, छेड़छाड़, मारपीट उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। इसके अलावा वह सूद पर पैसे भी देता था, यानी ब्याज के कारोबार में भी लगा हुआ था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वह भावना शर्मा के पीछे पिछले 3 साल से पड़ा था। भावना को लगातार परेशान करता, उसका पीछा करता और उस पर शादी का दबाव बनाता रहा। परिवार वालों ने कई बार पंचायत बुलाई, गांव में बैठकों का आयोजन किया, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कभी सुधरने का नाम नहीं लेता था। हालात जब पूरी तरह काबू से बाहर होने लगे तो थाने में भी शिकायत दर्ज कराई गई। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि उस वक्त पुलिस ने आरोपी को केवल समझाकर छोड़ दिया था। भावना शर्मा के पिता वेद प्रकाश शर्मा आंसुओं से लथपथ बार बार यही कहते रहे, अगर उस वक्त पुलिस शिवांग पर कड़ी कार्रवाई करती तो शायद आज मेरी बेटी जिंदा होती, आज उसे मौत के घाट नहीं उतारा जाता। उनकी आवाज में दर्द और बेबसी की गहरी छाप थी, जो हर सुनने वाले के दिल को झकझोर देती थी। वहीं भावना के पड़ोसी ने बताया कि भावना एक बहुत अच्छी और दयालु लड़की थी, जो सभी से मिलजुल कर रहती थी, जबकि आरोपी शिवांग एक आवारा और गुंडा था, जिसने पिछले 3 सालों से भावना और उसके परिवार को लगातार परेशान किया था। वह रोज धमकियां देता और कई बार भावना के भाई से भी मारपीट कर चुका था। जब पुलिस के सामने यह पूरा सच आया तो उन्होंने तुरंत एफआईआर दर्ज कर लिया। शिवांग त्यागी के साथ साथ उसके पिता सुशील त्यागी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में भावना शर्मा के पिता वेद प्रकाश शर्मा की ओर से शिवांग, उसके पिता सुशील त्यागी, मां शैली त्यागी, फुपेरा बहनोई नितिन त्यागी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। खासतौर पर फुपेरा बहनोई को भी आरोपी बनाया गया, क्योंकि यही वह व्यक्ति था जिसने शिवांग की जिम्मेदारी ली थी जब समझौता कराया गया था। पुलिस अब उन लोगों की भी तलाश में जुट गई है जिन्होंने शिवांग त्यागी को वह कट्टा यानी वह खतरनाक बंदूक उपलब्ध कराई थी। ये लोग सीधे सीधे इस हत्याकांड में शामिल हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई अनिवार्य है। पुलिस उनकी धरपकड़ के लिए पूरी ताकत लगा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी में है। साथ ही पुलिस उन लोगों की खोज में भी लगी है जो भावना शर्मा के घर के सामने चौकसी करते थे और पल पल की जानकारी शिवांग को भेजते थे, यानी जो भावना के घर की रेकी करते थे उनकी भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। यह सारी बातें सामने आने के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर शिवांग के पास वह खतरनाक हथियार कैसे आया? और जो लोग उसे यह हथियार मुहैया कराते हैं वे भी कहीं ना कहीं भावना की हत्या के बराबर दोषी हैं। इसलिए पुलिस और न्याय व्यवस्था से हर किसी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। भावना शर्मा के भाई समेत पूरे परिवार की यह मांग है कि भावना के कातिल को फांसी पर लटकाया जाए, ताकि कोई और इस तरह की नाकामी और दर्द से ना गुजरे। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। लोग गुस्से और बेबसी के मिश्रण में कहते हैं कि जिस तरह से यह हादसा हुआ वह बेहद शर्मनाक और असहनीय है। सभी की एक ही मांग है, शिवांग के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह के जघन्य कृत्य दोबारा ना हो। तभी से भारी पुलिस बल शिवांग के घर और भावना शर्मा के आसपास तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी हालात का बेकाबू होना रोका जा सके। पुलिस की कार्रवाई जारी है, लेकिन सवाल यह है कि यह प्रक्रिया कितनी तेज और कड़ी होगी। सरकार ने साफ कह दिया है कि अगर किसी लड़की को परेशान या छेड़ा गया तो उसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। कई बार कहा जाता है कि अगले चौराहे पर गोली मार दी जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाती है। क्या शिवांग त्यागी को न्याय मिलेगा? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह केवल शिवांग की गलती है या फिर पुलिस की लापरवाही ने भी भावना शर्मा की जान ले लिया? भावना शर्मा के परिवार ने पहले भी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि यह लड़का लगातार पीछा करता है, तंग करता है, धमकाता है। लेकिन पुलिस ने क्या किया? बस लड़के को बुलाया, समझाया और छोड़ दिया। क्योंकि वह गांव का दबंग था, अकेला बेटा था, या शायद इसलिए कि पुलिस को लगा कि लड़की की बात में दम नहीं होगा। आज भावना नहीं रही, लेकिन उसकी चीखें हर उस दरवाजे पर गूंज रही हैं जहां बेटियां सिर्फ इसलिए खामोश रहती हैं क्योंकि पुलिस कहती है बात बढ़ाओ मत। अब वक्त आ गया है कि सवाल सिर्फ कातिल से नहीं बल्कि उस सिस्टम से भी किया जाए जो कातिलों को खुला छोड़ देता है। भावना को अब इंसाफ सिर्फ अदालत दे सकती है,
लेकिन क्या पुलिस की लापरवाही भी इस हत्या की बराबर जिम्मेदार नहीं? क्या वह सिस्टम भी भावना शर्मा की मौत का गुनहगार नहीं है, जो सुरक्षा के नाम पर कहीं ना कहीं खामोशी से मूकदर्शक बना रहता है? मेरे हिसाब से यह कहानी सिर्फ एक लड़की की मौत की नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम की कहानी है जिसने उसकी सुरक्षा नहीं किया। भावना शर्मा की मासूमियत को उजागर करने वाला ये हादसा हमें एक सख्त संदेश देता है कि बदलाव अनिवार्य है। जब तक समाज, पुलिस और न्याय व्यवस्था मिलकर उन आवाजों को नहीं सुनेंगे जो दर दर तक रो रही हैं, तब तक ये दुखद घटनाएं रुकना मुश्किल है। केवल एक कातिल को सजा देना पर्याप्त नहीं, बल्कि हमें उस व्यवस्था को भी बदलना होगा जो चुप्पी साधकर अपराध को बढ़ावा देती है। भावना की मृत्यु हमें यह याद दिलाती है कि हर बेटी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और हर आवाज को न्याय का हक मिलना चाहिए। यही इंसाफ है जो न केवल दोषियों को कड़ी सजा दे, बल्कि भविष्य के लिए एक मजबूत संदेश भी हो। आखिरकार न्याय तभी संभव होगा जब हम बदलाव की जड़ तक पहुंचें और उस सिस्टम को मजबूत बनाएं जो हर बेटी के हक की रक्षा करे। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। ममता सिंह मैम ने कमेंट किया है, सुनकर रूह कांप जाती है। इन लोगों को क्राइम करते समय कहां से जोश मिलता है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्रेया वसानी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, डिवोर्स करके अलग रह सकते हैं ये लोग, बट साथ में रहना भी है और जुर्म भी करना है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, मधुरिमा को भी सजा मिलनी चाहिए, दोषी सिर्फ लव कुश नहीं वो भी है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। माला कुमारी राय जी ने कमेंट किया है, बेवकूफ औरत, ये सब करके क्या मिला, ना पति रहा और ना ही प्यार, अब जिंदगी भर जेल में रहेंगे। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सुषमा शाह जी ने कमेंट किया है, हैरतअंगेज मर्डर। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशनी मेहरा जी ने कमेंट किया है, वेरी सैड स्टोरी। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जमुना अटलुरी जी ने कमेंट किया है, नाजायज रिश्ता रखते हैं और हत्या जैसे संगीन जुर्म करते हैं, अफसोस। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। लोकेन राय जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। दीपा सिंह जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। यास्मीन जी ने कमेंट किया है, एक और हत्या इतनी बुरी तरीके से, वो भी नाजायज रिश्ते के लिए, और पकड़े भी गए, फिर भी लोग बाज नहीं आते हैं। यह सब करने से यास्मीन फ्रॉम यूएसए। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कल्पना लिंबू जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। धर्मेंद्र दहिया जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर। सर गुड आफ्टरनून, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सरिता राय जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। अनुज कुमार जी ने कमेंट किया है, अपराधी पकड़े गए, बहुत अच्छा हुआ, धन्यवाद। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। करिश्मा मौर्य जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। तुलसी चौरसिया जी ने कमेंट किया है, नमस्ते सर। मैम नमस्ते, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मनोज प्रभाकर जी ने कमेंट किया है, सैड स्टोरी, लंगूर को ही हूर मिलती है। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। राहुल जयकर जी ने कमेंट किया है, फर्स्ट लाइक कमेंट विवेक जी। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। विनोद राजपूत जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। गणेश सौद जी ने कमेंट किया है, बिनु में अपनी सुंदरता का घमंड था, लेकिन मुझे तो वह इतनी सुंदर नहीं लगी कि पुरुष उसे देखकर पागल हो जाएं। ठीक ठाक ही थी। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सिमरन सावी जी ने कमेंट किया है, हेलो सर, हाउ आर यू। मैम आई एम फाइन, आप कैसे हैं। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सोनल करेलिया जी ने कमेंट किया है, थैंक यू सर, आपके वीडियो से हमें सतर्क रहने की सीख मिलती है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जहीर डॉन जी ने कमेंट किया है, कितने जालिम बीवी और बेटे हैं। बेचारे बाबूराव, इस तरह की गंदी औलाद से तो बे औलाद होना ही अच्छा है। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। नूरानी तेजानी जी ने कमेंट किया है, क्राइम ऑफ पैशन।
मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। प्रियंका हसन जी ने कमेंट किया है, जितनी सुंदर बताया गया है उतनी तो है नहीं। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। फारूक साग्याल जी ने कमेंट किया है, रिलेशनशिप्स आउटसाइड मैरिज डोंट ब्रिंग लव, दे ब्रिंग डिस्ट्रक्शन। बिट्रेयल नॉट ओनली ब्रेक्स फैमिलीज, इट रूइंस लाइव्स समटाइम्स फॉरएवर। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। भव्या जी ने कमेंट किया है, ऐसी गंदी लड़की को तो सजा होनी चाहिए। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सनी भंडारी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। निर्मला अरबल जी ने कमेंट किया है, हेलो सर। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। पुष्पा नेताम जी ने कमेंट किया है, प्रेजेंट फर्स्ट। मैम गुड आफ्टरनून, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर है, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे डेविड सर, मोहम्मद उमर जी, रेखा सुकल जी, कंचन पटेल मैम, शब्बीर काबू जी, खुशी खान जी, तहर भाई जी, विवेक जी, गणपत सिंह भाटी जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।